जनरली जो सब करते हैं वही हम भी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं बिना सोचे कि क्या वो सही था या उसे और अच्छी तरीके से किया जा सकता है। यूनिक बनने के लिए कुछ यूनिक करना भी पड़ेगा। सब जैसे अगर हम फॉलो करेंगे तो हम सबके जैसे ही बन जाएंगे। सुबह उठ के बहुत ही मोटिवेट होके हम अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं। बहुत टाइम देके एफर्ट देके याद कर करके हम लिस्ट में लिखते हैं कि आज की प्रायोरिटी क्या है और क्या क्या काम करना है। और सच में ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। जो चीज़ें हमारे ब्रेन से स्लिप हो जाती हैं उनको हम लिख के रख लें तो काम आसान हो जाता है। और फिर हम लग जाते हैं एक एक कामों में, वन बाय वन। घर को साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना, खाना बनाना, लॉन्ड्री सेटल करना। इस तरह से पूरे दिन एनर्जी से बिना थके हम काम करते हैं। और शाम को जब रिव्यू करने आते हैं हम लिस्ट, तो हमारा हेडेक ही हो जाता है कि अरे ये वाला काम तो रह गया, कल की इसकी लास्ट डेट थी, ये काम तो छूट ही गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने लिस्ट तो बनाई लेकिन प्रायोरिटी डिसाइड नहीं की। देखिए, मेरा जो बेडरूम है उसके डोर पे मैंने एक ये पैम्पलेट लगाया हुआ है। आप बोल सकते हैं मेरा वर्किंग आवर्स। यहाँ पे जो 10 to 12 का टाइम है, ये मुझे तो पता है कि मुझे इस टाइम पे काम करना है। ये मैंने इसलिए लगाया है ताकि मेरे बेटे और पतिदेव को पता रहे कि ये टाइम मेरा वर्किंग आवर है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। इस टाइम पे मैं आराम से जो भी मुझे काम करना है, क्वेश्चन पेपर बनाना है, आंसर शीट चेक करनी है, वीडियो एडिट करना है, मैं आराम से कर सकती हूँ। क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैंने घर वालों को भी कम्युनिकेट कर दिया है कि इस टाइम पे मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। और किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो मुझे अड़चने क्रिएट करने के लिए नहीं है, मुझे हेल्प करने के लिए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ों की ना वैल्यू बाद में पता चलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो सोफ़ा है जब मेरे पतिदेव ने लिया था तो एक्चुअली मेरी बहस भी हो गई थी ये कह के कि आपको नए ज़माने का स्टोरेज वाला सोफ़ा क्यों नहीं लिया आपने। एक तो क्लीनिंग में भी ज़्यादा एफर्ट लगेगा और नीचे इसका स्पेस भी वेस्ट हो रहा है। बट सच बताऊं कि बाद में ये मेरे लिए एक तरह से आशीर्वाद का ही काम कर रहा था। यहाँ पे मैं अपनी योगा मैट आसानी से रख सकती हूँ, साथ में मैं एक दरी रखती हूँ। कभी कभी अगर नी की एक्सरसाइज करनी है, लोड ज़्यादा रहे, तो ये कुशनिंग का काम करता है। इवन इसी की वजह से हम नीचे बैठ के खाना भी शुरू कर दिए, क्योंकि अगर डाइनिंग टेबल में हम बैठते हैं हमारे नी आधे ही फोल्ड होते हैं, पूरी उनकी बेंडिंग नहीं हो पाती और वो जाम होने लग जाते हैं और ओवर द एज बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो ये सोफ़े ने एक्चुअली मेरी ज़िंदगी आसान बना दी है। देखिए, हम सभी के घर में ऑयल के अगर इस तरह से पाउच आते हैं तो हम क्या करते हैं, कट करके निकालते हैं और इसका ऑयल पूरा ड्रेन हो जाए इसलिए हम इस तरह से टिका के रख देते हैं। बट यहाँ पे नीचे पूरे में ऑयल है और जब इसको हम टेढ़ा करेंगे तो ऑयल तो आएगा लेकिन फिर भी पूरा ड्रेन नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। आप जिस तरह से इसको कट करते हैं, जिस तरफ से, उस तरह से स्लांट करके इसको किसी चीज़ से इस तरह से हैंग कर दीजिए। अब इससे होगा ये कि ये एक ही कॉर्नर पे इकट्ठा होगा और जहाँ पे स्लिट है उसी की तरफ। तो जब आप इसको बेंड करेंगे तो सारा का सारा ऑयल आसानी से ड्रेन हो जाएगा। कई चीज़ें ना हमें नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती हैं। रोटी बेलने के लिए हम सभी चकला यूज़ करते हैं। उसको फिक्स करने के लिए हम इस तरह से नैपकिन लगाते हैं ताकि सूखा आटा भी ना फैले। बस देखिए, जब हम रोटी बना चुकते हैं तो थोड़ा बहुत ड्राई आटा चारों तरफ फैलता है। इवन नैपकिन में भी हमें इसे झड़ाना पड़ता है, काउंटर टॉप क्लीन करना पड़ता है और नैपकिन भी धोना ही पड़ता है। तो मैंने अपनी बहन से सीखा था कि वो क्या करती है, सीधे काउंटर टॉप पे ही रोटी बना लेती है। शुरू में मुझे लगा छी यहाँ पे, बट सोचिए अगर हमें रोटी बनानी है तो हम उसको ज़्यादा क्लीन करेंगे और वैसे भी काउंटर टॉप तो हमें क्लीन ही करना है, थोड़ा और अच्छे से हम पोंछ देंगे। और यहाँ पे रोटी बनाने का एक और फ़ायदा है कि सूखा आटा जहाँ जहाँ फैलेगा पूरा आटा यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में काउंटर टॉप तो धोना ही है। इस तरह से आपको चकले के लिए जो नैपकिन लग रही थी और चकला धोना पड़ रहा था वो कम हो गया। मैंने एक और हैबिट सीखी कि मैं आटा उतना ही गूंथती हूँ जितने की मैं रोटी बना सकूँ। रोटी बन जाने के बाद जिसमें मैंने आटा गूंथा है उसी में एक बर्तन स्टैंड, ये हॉट पॉट लगा के इसी में मैं रोटी रख लेती हूँ। इससे फ़ायदा ये है कि अब मुझे रोटी का जो बॉक्स है वो यूज़ नहीं करना पड़ता, धोना नहीं पड़ता। गरम तवा इसी के ऊपर रख दो तो रोटियां ज़्यादा देर तक गरम रहती हैं। अब आप ये कहेंगे कि रोटी अगर तवा रख देंगे इस पर तो ये गरम रहेगा, तो देखिए अगर तुरंत खाना है तो तवा रखने की ज़रूरत नहीं है और बाद में खाना है तो तवा वैसे भी ठंडा हो जाएगा। तो कुल मिला के कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइड में जगह है तो जो भी
उसका मॉइस्चर निकलेगा रोटी का, है ना, पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो नीचे चला जाएगा। ज़िंदगी ना आसान बन जाती है जब चीज़ें कम होती हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी मैनेज भी उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था कि बच्चों की पढ़ाई पे पापा ध्यान देते थे, बट आजकल हम मम्मियों को ही हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। तो अगर बच्चों को कोई चीज़ लर्न करवानी है, कुछ फॉर्मूले जो एकदम कंफ्यूजिंग है, या कोई बुक रीड कर रहे हैं उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आ गए, तो उनको लर्न करवाने के लिए हम इस तरह से पेपर पे या चार्ट पे लिख देते हैं और दीवार पे चिपका देते हैं। अब ये होता है ये कि चिपका हुआ है तो बस चिपका हुआ है, याद कभी हुआ ही नहीं, या फिर कहीं हम रख के और फिर भूल गए। कुल मिला के वो काम कंप्लीट नहीं होता। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप एक पेज पे ही लिखिए उतना ही जितना उसमें आ जाए, और उसमें डेट डाल दीजिए। डेट इसलिए क्योंकि उसकी एक्सपायरी 24 आवर ही हम रखेंगे, और इसको किसी इस तरह पे चिपकाइए सामने जो दिखता रहे। सामने रहेगा तो बार बार उठाने का, रखने का टेंशन नहीं रहेगा। इवन बच्चे टीवी भी देख रहे हैं, 2 मिनट का ब्रेक है तो आप उनको रिवाइज करवा सकते हैं। और इसकी एक्सपायरी डेट फिक्स है 24 आवर, तो 24 आवर के अंदर आप उसको लर्न भी करवा देंगे, और उसके बाद उसके दूसरी तरफ लिख दीजिए। इस तरह से जब वीक कंप्लीट हो जाए तो एक फ़ोल्डर में फाइल कर दीजिए। अब ये मेरे टीचिंग स्टेशन के बाजू में है, तो अगर मुझे मेरे स्टूडेंट्स को भी कुछ लर्न करवाना है तो मैं यहीं पे स्टिक कर देती हूँ। इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है और टारगेट अचीव हो जाता है। इस तरह के जो जार होते हैं, अगर इसमें थोड़ा सा फूड है तो इतना सारा वर्टिकल स्पेस एक तरह से वेस्ट हो रहा है। तो आप अगर इस तरह से आप कम हाइट के बॉक्सेस लेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा आसान होते हैं। आप कार्डबोर्ड का डिवाइडर लगा सकते हैं और एक ही बॉक्स में 2 चीज़ें रख सकते हैं बिना मिक्स किए। इसमें वही चीज़ रखी जा सकती है जो ड्राई हो। शेकिंग पे भी ये मिक्स नहीं हो रहे हैं, और इनसे चीज़ें निकालना भी आसान है क्योंकि डेप्थ कम है, आप हाथ डाल के निकाल सकते हैं। और ये जार रेक्टेंगुलर शेप में है तो स्पेस भी कम लेते हैं, और स्टैकेबल हैं तो एक के ऊपर एक आसानी से रख सकते हैं। इन जार को अगर आपको यूज़ करना है तो उन्हीं के लिए यूज़ कीजिए जिनके लिए फुल कैपेसिटी हो। फ्रिज का वेजिटेबल्स वाला सेक्शन हर वीक क्लीन हो जाता है क्योंकि वेजिटेबल्स एवरी वीक आते हैं। प्रॉब्लम आती है उन चीज़ों में जिनको हमें लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना है। मेरा भी ध्यान यहाँ नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल कि आंवला कैंडी मैंने बनाया था, उसका जूस 2 महीने से ज़्यादा हो गए, अब मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती तो मुझे फेंकना ही है। इसी तरह और कई चीज़ों की ना एक्सपायरी निकल जाती है और हमारा ध्यान नहीं जाता। तो जिस तरह से हमने वेजिस के लिए एवरी वीक का टाइम बनाया है, तो क्यों ना इन चीज़ों के लिए 15 दिन या 1 महीने का टाइम शेड्यूल बनाया जाए। एलोवेरा मैंने लास्ट वीक कट किया था और उसको बकेट में इसलिए रख दिया था कि उसका येलो पार्ट ड्रेन हो जाए। ये हमारी स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत हार्मफुल होता है, इसलिए इसको ड्रेन करना बहुत ज़रूरी है। जेल बनाने के लिए लीव्स को मैंने अच्छे से धो लिया है ताकि उसकी डस्ट और येलो पार्ट क्लीन हो जाए। जिस नाइफ़ और चॉपिंग बोर्ड का यूज़ कर रही हूँ उसको भी अच्छे से धो लिया है कि कहीं मिर्ची वगैरह ना रह जाए। बाद में यही जेल मैं अपने कटे जले पे भी यूज़ करती हूँ, है ना। तो सबसे पहले लीफ का फ्रंट और बैक पार्ट कट कर देना है। साइड में कांटे होते हैं तो उसको भी आप ट्रिम करके अलग कर दीजिए। इनको छोटे छोटे पीसेस में, मतलब एक 4 आंगुल के लेंथ में कट कीजिए और बीच से चीरा लगा लीजिए ताकि पल्प निकालना आसान हो जाए। पल्प निकालने के लिए आप नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्पून बेस्ट है। वो स्पून जो साइड से मोटा ना हो, थोड़े शार्प हों, पतले हों। इससे आप आसानी से उसको खरोच के निकाल सकते हैं। एक बाउल में सारा पल्प इकट्ठा कर लेंगे। अब क्योंकि ये थिक होता है तो इसे हमें मिक्सर में एक बार चलाना भी होगा। पल्प निकालने के बाद आप चाहें तो इन छिलकों को आप अपनी स्किन के लिए एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, इवन हेयर के लिए। पल्प को इस तरह से स्लाइड करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। इसको हम छोटे जार में एक बार ही मिक्सी चलाएंगे और ये अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। अब एलोवेरा जेल किसके लिए यूज़ करना है? स्किन के लिए, हेयर के लिए, एक्सेट्रा। अगर आप स्किन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ 1 विटामिन ई की टैबलेट, लेकिन अगर आप हेयर के लिए या बॉडी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 विटामिन ई की टैबलेट उसमें स्क्वीज़ कर दीजिए। इसको एक किसी बॉक्स में भर के फ्रिज में रख लीजिए, आप 2 वीक तक यूज़ कर सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखते रहिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।